आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, जिसने जो है वो बहुत सारे जो घर हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब किया है। और आज हम इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे, इसकी कम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको इसकी जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं और जो कामयाब तरीका इलाज है और जो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में आई हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक 2-3 केस स्टडीज बताऊंगा, जिससे ये है कि आपका दिमाग जो है वो काफ़ी खुलेगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा कि हम इस पे हमने डिस्कस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम एक ऐसी मतलब बीमारी के बारे में बात करेंगे कि जिसे हम खामोश कातिल भी कहते हैं और जिसने ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं उनको डिस्टर्ब किया है पूरी दुनिया में। हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूँ, जिसे हम आम ज़ुबान में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और जब खून की नालियों में जो है वो खून का दबाव बढ़ जाता है तो उस वक्त जो प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और खून के ये जो दबाव है इसका इन्हिसार इस बात पे है कि आपका जो दिल है वो जो काम कर रहा है उसकी नौइयत जो है वो किस किस्म की है। ये जो खून की नालियाँ हैं वो आपके प्रेशर के अगेंस्ट जो मज़म्मत पैदा करती हैं वो क्या है। अब इसको खामोश कातिल इसलिए भी कहते हैं कि चूँकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अपीयर होते नहीं हैं, पता ही नहीं होता, और वो बहुत खामोशी के साथ जो है ना वो बॉडी की जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्टर्ब करता रहता है और उनके अंदर जो है वो कम्प्लिकेशन पैदा करता है। दैट्स वाई इसे हम जो है साइलेंट किलर कहते हैं। और इसके जो काजेज़ हैं हाइपरटेंशन के, तो 95% ऐसे लोग होते हैं जिनमें आज तक जो है इसकी कोई वजह का पता नहीं चल सका, और बाकी जो 5% लोग हैं उसमें वजूहत का पता है, उसमें जो है वो जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे। और जो डॉक्टर्स जो हैं और जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि कुछ ख़ास हालात या बीमारियों की वजह से जो है ये हाइपरटेंशन जो है वो लाहक हो सकता है। और इसकी दो वजूहत हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरी को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसमें इसकी जो मुख्तलिफ वजूहत है, मसलन अगर ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो बढ़ गया है, यानी ब्लड प्लाज्मा ज़्यादा हो गया है, या हार्मोन्स की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं है और उसकी वजह से जो है वो ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया, या समटाइम ऐसी कोई मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल हो रही है जिसकी इस्तेमाल के दौरान जो दौरान खून या खून का जो दबाव है वो ज़्यादा हो गया। और उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी हैं, जैसे स्ट्रेस और वर्जिश की कमी वगैरह। और सेकंड जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, ये किसी भी जो है वो मतलब है कि मरीज़ों में होता है और ये 5% जो लोग हैं उनके साथ है। लेकिन अब ये रेशो जो है वो बढ़ भी रही है, तो उसमें यह है कि क्रॉनिक किडनी फेलियर के साथ ये हो सकता है। और इस तरह भी है कि इसकी वजह से जो है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है कि किडनी फेलियर हो जाए, एक्यूट एंड क्रॉनिक। उसके बाद डायबिटीज़ जो है ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है वो रिलेटेड है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। गुर्दों की और उसके अलावा बीमारियाँ, या अगर एड्रीनल ग्लैंड है उसका अगर कैंसर है, ये रेयर जो है वो केसेस में होता है, लेकिन अगर एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कैंसर है और एड्रेनलिन जो है उसकी सिक्रीशन जो मुतासर हो रही है और उसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। और नंबर 5 पे जो है वो है जो कंजेनिटल जो है वो एड्रीनल हाइपरप्लेशिया है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इस जो ये जो डिसऑर्डर है इसकी वजह से जो है वो कार्टिसोल सिक्रीशन जो है वो ज़ाहिर है उसका बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है एड्रीनल ग्लैंड में तो फिर ये मसाइल जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म है, यानी अगर कोई बंदा है उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो उसकी सिक्रीशन, उसके जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। और साथ ये है कि अगर प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर है हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो उसके दौरान भी जो है प्रेगनेंसी भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर स्लीप एपनिया है, ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, तो उसके साथ जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकते हैं। और नंबर 9 पे है ओबेसिटी है, मोटापा भी जो है वो ब्लड प्रेशर सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है उसकी जो है जिसे हम सानवी ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं उसकी वजूहत में एक वजह मोटापा भी। अब हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है एज है, क्योंकि मखसूस एज के साथ जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो रेशो है वो मुख्तलिफ होती रहती है, और जो एज ज़्यादा होती है तो खून की नालियाँ जो है उनके अंदर सख्ती आती रहती है और फिर हार्ट की जो इश्यूज़ आते हैं तो उसके साथ इसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। फिर ये है कि कुछ जो है नस्लें ऐसी हैं इस दुनिया में उनके साथ जो ब्लड प्रेशर के उनके अंदर जो है वो रुझान ज़्यादा होता है। रेस है, जैसे ब्लैक जो लोग हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेशो और है, जो वाइट लोग हैं उनके अंदर और है, और
एनवायरनमेंट और ज़ाहिर है जो नस्ल है उसके साथ, रेस के साथ, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। फिर जो है अल्कोहल और टोबैको का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी रिस्क फैक्टर है कि ऐसे लोग आगे चल के जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो सकते हैं। और फिर यानी जो जेंडर है वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि मर्दों में फ़ीमेल की निस्बत जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन फ़ीमेल के अंदर ये है कि जब वो मेनोपॉज, जब उसके मेंसेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और मर्दों में भी एक इसकी बहुत सारी वजूहत है और वो शुरू से जो हमारा कल्चर है वो भी उसको यही कहता है कि आपने बस कंट्रोल करना है, आप मर्द हैं, आपने हर चीज़ को रोक कर रखना है और आपने अपने जज्बात को इजहार नहीं करना, मतलब वो जो एक सीन चल रहा होता है। तो उसकी वजह से भी मर्दों के साथ ये इश्यूज़ हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मर्दों में हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल की निस्बत जो है वो ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ कंडीशन जो है वो किसी भी वजह से जो है वो डिस्टर्ब है तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसकी कम्प्लिकेशन के तौर पे जो है वो रिस्क फैक्टर है कि हाइपरटेंशन जो है वो हो सकता है। नंबर 7 जो है वो सेकेंडरी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो उसकी वजह से भी जो है वो जो लाइफस्टाइल ख़राब है और बहुत ही आराम पसंद ज़िंदगी है और एक्सरसाइज नहीं है और बाकी मामलात इस तरह के हैं, तो फिर उसमें यह है कि हाइपरटेंशन की वजूहत में से भी ये भी एक वजह है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो साल्टिश जो हैं वो फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनकी हैबिट होती है और नमक छड़क छड़क के खा रहे होते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकता है। या हाई फैट डाइट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये रिस्क फैक्टर है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें लो पोटाशियम इंटेक है, अगर वो पोटाशियम का इस्तेमाल कम करते हैं तो डेफिनेटली फिर सोडियम जो है वो अपना काम तो दिखाता है। उसके अलावा जो है जो वजह है वो स्ट्रेस को अगर सही तरीके से आप मैनेज नहीं कर सकते तो ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर की वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है तो वो भी एक जो है रिस्क फैक्टर है कि उसकी वजह से आगे चल के इंसान को जो है वो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की जो कम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो नंबर 1 जो है हम अगर इसको बात करें तो हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक है वो हो सकता है इंसान को। उसके अलावा एनरिज्म है कि जब खून की नालियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें बल्ज बन जाते हैं। और नंबर 3 जो है वो हार्ट फेलियर है। उसके अलावा गुर्दों में खून की जो नालियों का कमज़ोर हो जाना और स्टेनोसिस हो जाना और तंग हो जाना, ये इसकी कम्प्लिकेशंस है। और नंबर 5 जो है आंखों में खून की नालियों का मोटा हो जाना, तंग हो जाना, जिसकी वजह से जो है नज़र कमज़ोर हो सकती है। 6 मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये कम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है। 7 जो है यादाश्त कमज़ोर हो जाना, बात को न समझना। 8 डिमेंशिया जो है वो जो है इसकी कम्प्लिकेशन में शामिल है। उसके अलावा हम इसकी जो है सिम्टम्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों में हाइपरटेंशन की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती और जब तक कि वो कोई ख़तरनाक अलामत जो है वो बढ़ ना जाए या पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाए और वो उसको जो है वो चेक कर ले और उसको समझ आ जाए कि यार इसके साथ तो ये इस तरह की इशू है। लेकिन बहुत कम लोगों में हाइपरटेंशन के साथ सर दर्द होता है, सांस का तंग हो जाना, नाक से खून वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो अलामत हैं ये हाइपरटेंशन की कोई स्पेसिफिक अलामत नहीं है, ये सिम्टम्स तो और भी 20 किस्म की जो बीमारियाँ उनके साथ हो सकती हैं। तो दैट्स वाई इसीलिए हम कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है और वक्तन फ़ौक्तन जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक ऐसी रेमेडीज़ की जो हाइपरटेंशन पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। अब उसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की जो कि बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो आप किसी भी जो तरीका इस्तेमाल करके आप जो अपनी क्लासिकल ये जो बिल मिसल जो दवा है उस तक पहुँच सकते हैं। तो एमाइल नाइट्रेट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन की अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑरोमेट है, ऐसे वो लोग जो जिनकी जो खून की नालियाँ हैं वो सख्त हो गई हैं, थीरोस्क्लेरोसिस हो गया और उसकी वजह से जो है उनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा और वो ब्लड प्रेशर का जो है वो मरीज़ हो गए, तो ऑरोमेट। और फिर ये डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, सुसाइडल थाट्स हैं, डिप्रेशन के अगर हो गया तो फिर ऑरम मेटालिकम। उसके अलावा जो दिल का टॉनिक है क्रिटिगस, मशहूर और मरूफ मेडिसिन है होम्योपैथी की, तो ये जो है वो दिल की जो पट्टे हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से अगर हाइपरटेंशन है तो ये उसको ठीक करती है। उसके अलावा अगर खून की नालियाँ जो हैं उनके अंदर कोई प्लाग या कोई ऐसी कैल्शियम या जिस तरह ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आके जम गई हैं और उन्होंने आके उसको ब्लॉक कर दिया और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो क्रिटिगस। और उसके बाद ग्लूनाइन ऐसी मेडिसिन है कि जो आप इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे गर्मी की लहरें जो है उसके जिस्म पे चल रही हैं और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या जैसे उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एक
जैसे लू लगने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी के अंदर, उसके साथ जो है वो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ अगर हैं, और प्रोलॉन्ग जो है, क्योंकि ग्लूटामाइन बेसिकली जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन है, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एलोपैथी में भी इस्तेमाल होती है, और वो जो है वो फौरी तौर पे जो खून की नालियाँ उनको डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। और होम्योपैथिकली जो है उसके साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें लेक्सिस है, लेक्सिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो है इफेक्ट करती है हार्ट पे और जो खून की नालियाँ उन पे। उसके अलावा नेट्रियम यूरेटिकम है, ये ज़ाहिर सोडियम क्लोराइड से बनती है, और इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि सोडियम का काम है रिटेंशन ऑफ वाटर, तो जब ज़ाहिर है रिटेंशन ऑफ वाटर उस वक्त होगी जब हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो स्क्वीज़ होंगी। तो नेट्रोम्योर जो है इसको मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर पे। उसके अलावा नक्सोमिका है, जो आराम पसंद लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा रबुल्फी एक मेडिसिन है, छोटी चंदन के नाम से ये हर्ब आती है, और इसको होम्योपैथिकली रबुल्फिया कहते हैं, बहुत बेस्ट इफेक्ट है इसका। उसके अलावा वरेट्रम अल्बम जो है लसानी इफेक्ट रखती है। उसके अलावा विस्कम अल्बम एक होम्योपैथी की मेडिसिन है, जो अगर एल्बुमिनूरिया है या गुर्दों के अंदर जो है वो प्रोटीन वगैरह खारिज हो रही है और साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये कमाल का असर रखती है। और ब्राइटा कार्ब जो है ये अगर खून की नालियाँ तंग हो गई हैं और ब्रेन फैग है और उसके साथ रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, कमाल का असर रखती है। बेलाडोना जो है वो अगर सडन जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और जो दौरान खून है वो सर की तरफ ज़्यादा होता है और सर में तपकुन का एहसास है, जैसे दिमाग फट रहा है और सर में दर्द है, बेलाडोना। और एड्रेनलिन, अगर एड्रेनलिन ग्लैंड जो है उसकी जो है वो रेशो बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस नहीं है और उसके साथ ब्लड प्रेशर का इशू है तो एड्रेनलिन है। उसके अलावा जो है काली क्लोराइटम मेडिसिन है, क्योंकि ये पोटाशियम क्लोराइड है तो दैट्स वाई इसका बहुत एक्ट है उस पर ब्लड प्रेशर पे। संबोकस जो है वो बॉडी के अंदर नमनेस का एहसास है और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है। उसके अलावा 17 नंबर पे जो है वो ग्रेशियोला है, और ये भी जो है वो ब्लड प्रेशर की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अभी मैं आपके सामने एक दो केसेस जो हैं वो शेयर करता हूँ, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर को हम ट्रीट करते हैं तो हमें कौन सी जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए। काफ़ी दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक फ़ीमेल आई, उनको फेब्राइड्स थे, तो उनको मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दी। तो उन्होंने अपने जो है वो अल्ट्रासाउंड कराया, मतलब तकरीबन 1 माह के बाद, तो वो तकरीबन उसके जो मिकदार थी वो काफ़ी कम हो गई, उसका जो साइज़ था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि जी, बल्कि उन्होंने बंदा भेजा, उन्होंने कहा जी वही मेडिसिन जो दे दें। मैंने दे दी। तो हालांकि टेक्निकली ये होना चाहिए था कि उनको मैं दोबारा चेक कर, क्योंकि जो सिम्टम तब्दीली हुई थी उसके मुताबिक मेडिसिन देता, लेकिन उन्होंने डिमांड की कि नहीं जी वो जल्दी में बस आ नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं। खैर ओके, मेडिसिन दे दी। दोबारा जब उन्होंने टेस्ट कराया तो जो फेब्राइड था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस दौरान वो ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे, तो क्लिनिक भी उन्होंने विजिट किया। तो उनके हस्बैंड कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी तेज़ सी दवाई दे दें कि ये जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप जल्दी में तो ऑपरेशन करा लें, होम्योपैथी तो ज़ाहिर है अब फेब्राइड 2 माह में तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन उनकी मिसेज ने मुझे ये कहा कि भाई मैं पिछले 15 साल से जो है वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, और मैं जो है वो मतलब है कि ब्रांड का नाम लेना मुनासिब नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर की मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं कि आप एक समझिए कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक बिल्डिंग भी उससे तामीर कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने आपकी मेडिसिन खाई है पिछले 2 माह से जो है वो मुझे ना तो ब्लड प्रेशर हुआ है, ना ही मुझे कोई और कॉम्प्लिकेशन हुई है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप जो कोई इशू नहीं है, आप मेरा जितना ट्रीटमेंट होता है आप ज़रूर करें। अच्छा, मेरे जहन में भी नहीं था, ना उन्होंने मुझे पहले बताया था कि उनको ब्लड प्रेशर है। अब देखें यूट्रस की खराबी के साथ भी ब्लड प्रेशर, अब मेडिसिन मैंने उनको दी थी ऑरोमेटालिकम। अब ज़ाहिर ऑरोमेट जो है वो यूट्रस पे बहुत अला काम करती है, अब उसका हार्ट पे भी बहुत काम है, इसका डिप्रेशन पे भी काम है। लेकिन एक कम्प्लिकेशन के जो मरकज़ था वो यूट्रस था। अब सम टाइम ये है कि अगर यूट्रस के अंदर कोई ख़राबी है और उसकी वजह से हार्मोन्स जो डिस्टर्ब है और उसके साथ जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, और अगर हम सिर्फ दिल की दवाइयाँ मरीज़ को देना शुरू कर दें तो ये कोई अकल की बात नहीं है। होना ये चाहिए कि हम रूट काज तक जाएँ और ये देखें कि पेशेंट के साथ जो है वो इशू क्या है। सेकेंडली एक और ख़ातून मेरे पास आई, तो मैंने उनको मेडिसिन एक उस पर डाला, तो वो कुछ अर्से बाद उन्होंने मेडिसिन जो है छोड़ दी। 3-4 साल तक वो बिल्कुल ठीक नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं। तो फिर वो आ गई मेरे पास, मैंने उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी, तो वो आई, उन्होंने कहा नहीं जो पिछली बार आप दवाई देते थे वो ठीक थी। तो वो बेसिकली नक्सोमिका थी और उनको स्टमक का मसला था।
अब वो मैदा उनका ठीक हुआ, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। अब रिलेशन क्या है, इस पर रिसर्च क्या कहती है, इस पर ज़रा गौर करने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे एक ही बात हो, और जो बात किताबों में लिखी हुई है, चूँकि बीमारी किताब पढ़ के नहीं आती, तो आप पेशेंट के साथ जब बात करेंगे, जब बैठेंगे, जब उसकी केस टेकिंग करेंगे, तो फिर समझ आएगी। और होम्योपैथी जो है वो एक कमाल का सब्जेक्ट है, और वो हमें वसत देता है, और वो हमारे हाथ नहीं बांधता कि आपने यही दवाई जो है वो देनी है। वो हमें वसी कर देता है, जो पेशेंट कहता है, पेशेंट की जो बीमारी है उसको अंडरस्टैंड करें, और उसके मुताबिक जो है जो भी मेडिसिन देंगे, वो चाहे उसका इशू कोई भी हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एड्रेस होगा। थैंक यू वेरी मच।